पार्ट 1 हमारा खत्म है पूरा। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसके अंदर ना बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली जो टर्म अपने को समझनी है ना, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी टर्म का किसको मालूम है? इलास्टिसिटी जो है वो क्या होती है हमारे पास, कौन बताएगा? देखो, कोई भी रबड़ आपने देखा होगा यूजुअली, मैं ना एक मिनट यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी। तो इसकी डेफिनेशन पता क्या बोलती है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स रियल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब जैसे आपने कोई चीज स्ट्रेच कर रखी, उस पर फोर्स लगा रखा, कोई भी रबड़ है, तो अगर मैं उस पर फोर्स लगाना बंद कर दूं, मतलब फोर्स हटा दूं, तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी जो है वो बोल देते हैं। ये तो क्लियर है, सिंपल रबड़ है, स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, दोबारा अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन कर रहा है। ठीक है, अब एक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो ये होगी इलास्टिसिटी, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी। एक टर्म है हम लोगों के पास, उसका नाम है प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी जो है वो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन नहीं कर रही है। जैसे मान लो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, मैंने उस पर फोर्स लगाया और वो मान लो टूट गया, तो वो दोबारा से अपनी शेप जो है वो रीगेन नहीं करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लास्टिसिटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच it has no tendency to gain its previous shape and gets permanently क्या deformed। तो permanent deformation जो है वो उसके अंदर हो जाती है। इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी जो है वो बोल देते हैं। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, दोनों टर्म्स। ये दक्षा आप प्लीज फोकस कर लो यार, बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला, इसको लूज मत करो। अब देखो क्वेश्चन आता है, क्या रीजन है किस चीज का, हमारे पास इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो इसमें ना कैसे बताते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो एटम है ना, वो आपस में सारे के सारे क्या रहते हैं, बाइंडेड रहते हैं। ठीक है, जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनके एटम्स आपस में बाइंडेड तो होते ही हैं, लेकिन वो बाइंडेड कैसे हैं, ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में जो है वो बाइंडेड है एक दूसरे के साथ। तो जैसे मान लो इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ, इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पास दोबारा टेंडेंसी है वापस अपनी शेप को रीगेन करने की, क्योंकि एटम्स, जो इंटर एटॉमिक एटम्स के बीच में फोर्सेस है, वो इसी तरीके के हैं कि दोबारा उसको उस पोजीशन पे वापस ले आएंगे, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो दोबारा वापस आ जाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो लग रहे हैं। तो तुम लोग इसको इमेजिन कर सकते हो, मान लो कोई भी बॉल को मैं यहाँ से खींच लूं, तो सारे स्प्रिंग जो इसके साथ अटैच है, कौन कौन से, जैसे ये वाला और ये वाला, क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर तक स्ट्रेच नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकी एटम्स इसको खींच रहे हैं, दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। तो इसी तरह से जो है वो एटम्स भी बाइंडेड होते हैं, जो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। यही मेन रीजन है किस चीज का, हमारे पास इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो टर्म आपको समझनी है सबसे पहली, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता किसके बराबर है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कितना फोर्स पर यूनिट एरिया किसी चीज पे लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस जो है वो बोल देते हैं। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे प्रेशर होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे ही एक टर्म है हमारे पास यहाँ पे क्या, स्ट्रेस, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट बताना क्या होगी, फोर्स न्यूटन में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो इसकी एसआई यूनिट होगी। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल
PA भी बोल दो, क्योंकि वो प्रेशर वाली ही यूनिट होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अपने पास, पास्कल जो है वो बोल देते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, भी सेम ही होगा। फोर्स का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, ml T-2 बाय L स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml-1 T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा स्ट्रेस जो है वो कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं स्ट्रेस की। मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट करो। देखो, ये मान लो कोई बॉडी थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज आपको समझा रहा हूँ वो देख लेना ध्यान से। और इस बॉडी को मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया ऊपर नीचे। कैसे खींच दिया, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फोर्स लगा रहा हूँ पर यूनिट एरिया, एरिया ये रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, टेंसाइल क्या स्ट्रेस, पहली टर्म है जो इसके अंदर आपको पढ़नी। टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, ऐसा फोर्स जो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाएं जिससे उस एरिया की लेंथ इंक्रीज कर जाए। देखो यहाँ पे पहले L लेंथ थी, अब लेंथ जो है वो L प्लस डेल्टा L जो है वो होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन टेंसाइल स्ट्रेस की क्या बोलती है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से। तो इसमें क्या, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इसको। इट इज द इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो बोल देते हैं। समझ में आ गई ये चीज। अब मान लो इसी का उल्टा करते हैं, अगर इसी का उल्टा क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन बदलते हैं। फोर्स ऐसे लग रहा है और क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मुझे बताओ फर्क क्या पड़ेगा इससे। अब क्या हो जाएगी, बॉडी स्ट्रेच करने की बजाय बॉडी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज कंप्रेसिव। ये सबसे आसान चैप्टर है फिजिक्स का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इट इज द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, तो इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो बोल देते हैं। हाँ, रेडियस थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ेगा। लेकिन पता क्या है, हम अगर मान लो सॉलिड बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा कंप्रेशन मतलब हम लोग नहीं मान के चल रहे, ठीक है। लेकिन हाँ मेन आप ये देखो, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, तो वो कंप्रेशन ही हम लोग मान के चल रहे हैं। बोलो आप क्या कह रहे थे इसमें बेटा, ऊपर दोनों डायरेक्शन से फोर्सेस लगा रहे हैं तो लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पहले स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे दोनों तरफ से एक उधर को लग रहा है एक उधर को लग रहा है, जिससे लेंथ लंबी हो जाएगी ना, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग टर्म करते हैं किसके अंदर, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जिसके अंदर लेंथ वेरी कर, लेंथ जो है वो वेरी कर, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेंथ वेरी करेगी, तो उस स्ट्रेस का नाम क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा। तो ये दोनों जो है हमारे पास कौन सी स्ट्रेस हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई। मतलब ये इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, कौन सी कैटेगरी में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ना मान लो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी किसी बॉडी की, मैं मान के चल रहा हूं L थी, उसकी लेंथ में चेंज इन लेंथ कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, दैट इज डेल्टा L। तो एक टर्म नहीं है हम लोगों के पास, दैट इज स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कितना चेंज इन लेंथ हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था, उसके लिए एक नई टर्म डिफाइन कर दी, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेन जो है वो बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वाला। अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इट इज डायमेंशनलेस
डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, चेंज इन लेंथ भी एल ही है, वो भी मीटर में ही आएगी, नीचे लेंथ भी मीटर में ही आएगी, दोनों कट जाएंगी, तो वो एक मतलब सिंपल एक रेशियो। बेटा स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? स्ट्रेस और प्रेशर में देखो, हम लोग स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, वो हम लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, अब प्रेशर तो इस एयर का भी है जो वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है वो सेम ही चीज, उसको भी हम लोग फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर फोर्सेस हम लोग वो ले लेते हैं जो हम किसी सॉलिड बॉडी पे लगा रहे हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस बोल देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर की टाइप होगी जिसमें हम लोग एक सॉलिड बॉडी पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, बता तो रहा हूँ, जब हम किसी सॉलिड बॉडी पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। प्रेशर तो जब एयर हमारे पे प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो कैटेगरी है उसकी। जब लेकिन हमने डिफाइन करते हुए कह दिया कि यार इस सॉलिड स्ट्रक्चर को जब खींच रहे हो, जितना जिस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया ही फॉर्म, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे आती है, ध्यान से देख लेना, ये मैं डायग्राम एक मिनट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देख ये ना, जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे मान लो बुक पढ़ी है इस तरह से, मैंने क्या करा, ऐसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन। कई बार होती है ना, मोटी मोटी किताबें होती हैं, इधर को ही वो चली जाती है, इधर कोई खिसक जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो, फोर्स जो है एक नई टर्म है यहाँ पे, हम लोग इसको बोलेंगे क्या, ध्यान से देख लेना, इसको बोलते हैं हम लोग शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस के अंदर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये फोर्स क्या है हमारे पास, टेंजेंशियल टू सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे फोर्स लगा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी ने कुछ एंगल मूवमेंट जो है वो शो कर, कुछ एंगल पे बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव कर। और ये लेंथ कितनी ले रखी है हमारे पास, डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास दे रखी है, ठीक है। अब और एक चीज और मैं बता दूं, ये लेंथ डेल्टा एक्स दे रखी है, और हम लोगों के पास जो ये लेंथ है, ये वाली, ये मैंने एल ली, लेंथ क्या ले ली, एल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस किसको बोलेंगे, जो फोर्स हम लोग एरिया पे टेंजेंशियल टू द सरफेस लगा रहे हैं, टेंजेंशियल टू द सरफेस, जैसे ये वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स हम लोग टेंजेंशियल टू द सरफेस लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शियरिंग स्ट्रेस जो है वो बोल, टेंजेंशियल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस या टेंजेंशियल टू द, पैरेलल टू द सरफेस नहीं, टेंजेंशियल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस तो बाहर हो गया, ये कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, टेंजेंशियल मतलब इसके ऊपर, ऐसे सरफेस के ऊपर, टेंजेंशियल इस तरह से, ठीक है। देखो ना वो हट रही है ना बॉडी, अगर मान लो बहुत मोटी किताब हो आपके पास, उस पर लगाओगे तो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाती है, ठीक है। सरफेस के टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है, दैट इज क्लियर है ना ये, ठीक है। तो इसका भी फोर्स कुछ अलग नहीं है, ये भी फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, मतलब ये स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये भी सेम है, क्या, कितना फोर्स लगाया आपने अपॉन कितना ये पर्टिकुलर एरिया था जहां पे आप वो फोर्स लगा रहे हो। तो शियरिंग स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, बस थोड़ा सा ये है कि फोर्स हम लोग टेंजेंशियल टू द सरफेस लगा रहे हैं, इतना सा डिफरेंस जो है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब एक और टर्म है इसके अंदर, दैट इज शियरिंग, लक्ष पढ़ ले यार, क्या फायदा हो रहा है, इधर होके बैठ, थोड़ा सा कर ले काम यार, करवा रहा हूं मुझे। अगली टर्म है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या चीज है बेटा, ये देख लो, इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। डेल्टा एक्स मतलब कितना अपनी सेंट्रल लाइन से खिसका और कितनी उसकी लेंथ थी जो खिसका, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी जो ये खिसक रहा है, ठीक है ना। तो आप ये बेसिकली देखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर
ये बेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस जो है ना बेसिकली हमारे पास इट इज द tan थीटा। ये हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर जो है वो हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की हो रही है फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन। मतलब ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है अपनी वर्टिकल पोजीशन से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शेयरिंग, मतलब ये जो है थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बोल देते हैं। क्या डेफिनेशंस नोट्स में लिखी हुई है देख लेना। किसकी, शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग डेल्टा एक्स बाय एल से ही डिफाइन करते हैं। तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, ले लो आप इसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका tan ले लो, आपने अब लिख लेना यार, ये कहीं से देख के ना आप मेन समझ लो उसको। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है नोट्स में लिखी हुई है सारी ना, मेन फंडे समझ लो। हाइड्रोलिक स्ट्रेस ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसको समझना जो है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर फ्लूइड है भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है V। आप क्या कर रहे हो, बॉडी के ऊपर चारों तरफ से एक फोर्स लगा। जब आप बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी का जो थोड़ा सा वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर बेसिकली क्या बोला जाता है, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देख लेना। देखो, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज चेंज इन वॉल्यूम without any change in its geometrical shape on applying the force perpendicular to every point of the body, then restoring force per unit area is hydraulic stress। मतलब क्या कि बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी की ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, मतलब अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर रहेगी, मतलब स्फेरिकल है तो स्फेरिकल रहेगी, अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर रहेगी, उसका जो पिरामिडल है तो पिरामिडल रहेगी, मतलब उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उसकी थोड़ी डायमेंशंस कम हो रही, ज्योमेट्री उसकी सेम। तो जो फोर्स, अब देखो ये बाहर की साइड पे भी फोर्स लगाएगा क्योंकि इसको अंदर की साइड पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश जो है वो करेगा। तो कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो बोल देते हैं। अगर छोड़ दोगे और वो बॉडी इलास्टिक है तो आ जाए, ठीक है ना, वो सारी जरूरी थोड़ी है यार। मान लो पत्थर ले लिया मैंने, पत्थर को मैं कर रहा हूँ स्क्वीज, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, वो तो बॉडी के ऊपर। हाँ तो ज्यादा फोर्सेस लगा रहा हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा फोर्सेस लगा रहा हूँ। कंप्रेस तो फ्लूइड भी नहीं होता यार, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है वो तो, ये तो हम लोग स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, कंप्रेस थोड़ी होता है, फ्लूइड कंप्रेस कर सकते हो तुम, कर ही नहीं सकते। क्या पानी को दबा देकर उसके बीच में गैप्स कम कर दोगे, हाइपोथेटिकल है ये सारा। फ्लूइड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, किसमें, वो तो हम लोग गैस भर रहे हैं उसके अंदर, जो अभी तक हम लोग लॉस पढ़ रहे थे ना, गैस कंप्रेसिबल है, फ्लूइड नहीं कंप्रेस होता, फ्लूइड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल जो है वो रहता है। थोड़ी बहुत चेंज होती है फ्लूइड के केस सिलेंडर का सिलेंडर ही रहा, मैंने कब बोला ज्योमेट्री चेंज हो रही है, दोबारा पढ़ो डेफिनेशन यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, शेप सेम है, सिलेंडर तो सिलेंडर ही रहेगा, स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, थोड़ा वॉल्यूम बदल रहा है उसका, तो उसको हम लोग जो फोर्स लग रहा है उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब एक टर्म होती है इसके अंदर जो नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या
इसके लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये बहुत सिंपल है, ये भी कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ और कितना ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कितना चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है अपॉन कितना ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोगों के पास था, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम स्ट्रेन। वहां पे क्या था, लेंथ बदल रही थी, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो था वो हमारे पास स्ट्रेन था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रेन हो गया, व्हाट, दैट इज डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम लोगों के पास एक लॉ आता है इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। बहुत सिंपल है ये। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। मतलब क्या, जितनी ज्यादा बॉडी की लेंथ चेंज होगी पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब उतना ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा है। सिंपल है। या जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतनी ज्यादा लेंथ जो है वो वेरी करेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही हमारे पास कौन सा लॉ है, हुक्स का जो है वो लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये एक एम्पिरिकल लॉ है, मतलब एक जैसे ना ऐसे कुछ कहीं से डिराइव नहीं किया हुआ, कॉमन सेंस से जो है वो जनरेट किया हुआ, और मोस्टली केसेस में जो है ये क्या रहता है, वैलिड रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखना, स्ट्रेस को ना हम लोग, एक मिनट, सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस को सिग्मा से और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, ठीक है। तो स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू y टाइम्स क्या, स्ट्रेन। और y जो है मतलब इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स, अभी तो क्या कर रहा है फोन पे, मॉडुलस। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यंग्स मॉडुलस जो है वो बोल देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे सिग्मा दैट इज y टाइम्स स्ट्रेन। अब सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन। क्या है, मान लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल बाय एल हो गया। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये मेरे पास क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस जो है वो हो गया। अब इसकी यूनिट बताओगे यंग्स मॉडुलस की किसके बराबर है, देखो स्ट्रेन की तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जो यंग्स मॉडुलस की यूनिट है वो किसके वाली ही होगी, हमारे पास स्ट्रेस वाली ही यूनिट होगी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल जो है वो रहेगा, ठीक है। अब ना एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, वो क्या कि यंग्स मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में यूज करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है, मतलब जो यंग्स मॉडुलस वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें स्ट्रेस हमने y टाइम्स ई किया, ये कौन से स्ट्रेस की बात हो रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब भी प्रेजेंट है तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो यूज करेंगे दैट इज यंग्स मॉडुलस। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टर्म है, हाँ बेटा अभी मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा होता है, क्या कर रहे हो यार, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल जिसमें लेंथ जो है वो वेरी कर रही है। बेटा इसको नीचे कर दे थोड़ा सा ना, नीचे कर दे इसको मैट को, जिसमें लेंथ वेरी कर रही है, ठीक है ना। आगे देखो एक टर्म होती है, अब देखो हमने तीन तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर पढ़े हैं। कौन कौन से, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा, एक शियरिंग स्ट्रेस पढ़ा, शियरिंग स्ट्रेस, और एक पढ़ा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो एक टर्म है अब यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से सुन लेना इसको, शियरिंग स्ट्रेस भी हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, शियरिंग स्ट्रेन के,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग इक्वल करके, दैट इज जी। उसको यंग्स मॉडुलस बोलते थे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ क्या, रिजिडिटी, और इसको डिनोट किससे करते हैं, जी से करते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इस केस में भी है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक हो गए यहाँ पे। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस, कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, किसके बराबर, जी टाइम्स शियरिंग स्ट्रेन के बराबर। अब मुझे बताओ जरा शियरिंग स्ट्रेस था क्या, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज जी टाइम्स शियरिंग स्ट्रेन, अभी हमने पढ़ा था डेल्टा एक्स बाय एल। ये देख लो, ये आ गया हमारे पास शियरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाय एल के बराबर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो बस इसके अंदर, सिंपल, तो ये निकल जाएगा हमारे पास। लग गया बेटा ये वाला पता, ये चीज का। या हम लोग इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए दैट इज इक्वल टू जी tan थीटा। ठीक है, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जी की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन ए tan थीटा। अब ना मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होती है। जैसे tan जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब जो अंदर थीटा पुट कर रहे हैं वही बाहर थीटा, मतलब अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा इज थीटा। तो फॉर स्मॉल थीटा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए टाइम्स क्या, थीटा। ये चीज समझ में आ गई, एफ अपॉन ए टाइम्स जो है वो क्या लिख दिया हमने, इसको थीटा जो है वो लिख दिया। थोड़ा सा और देखो जरा इसी के अंदर फॉर्मूला जो है, जी दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू में 1 बाय थीटा। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, सिग्मा लिख दिया, इंटू में क्या, थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, सिग्मा दैट इज जी टाइम्स थीटा। मैं इसके न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा ना तो ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे। अभी के लिए समझ लो एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तीन तरह के पढ़े थे तो तीन तरह के हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वाले में यंग्स मॉडुलस, शेयरिंग वाले में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और एक और है हम लोग जिसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो तो समझ में आ गए ना। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस के अंदर हम लोगों ने, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए ना हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं पी, जो प्रेशर लगा रहे हैं हम लोग चारों तरफ से, उसके लिए पी यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस टाइम्स हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेन किसके बराबर, डेल्टा वी बाई वॉल्यूम स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो है वो हम लोगों के पास सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस हो गया दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर P या स्ट्रेस P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या, डेल्टा V बाय V। किसको, इस वाले को, इसके लिए ना हम लोग ये मेरे को लगता है K सिंबल यूज करते हैं या B, कैपिटल B करते हैं बल्क मॉडुलस के लिए ना। यहाँ पे क्या कर लो, कैपिटल B कर लो, तो ये हो गया P बाय डेल्टा V बाय V। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है ध्यान से देख लेना। इसके फॉर्मूला में ना यहाँ पे नेगेटिव आता है, ऐसा क्यों, कुछ बताओ तुम लोग ना। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम कम हो, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है, कम, वॉल्यूम कम हो रही है, ताकि वॉल्यूम डेल्टा वी नेगेटिव है एक्चुअल में, तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने माइनस लगाया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम उस चीज की क्या हो रही है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है तो डेल्टा वी बाय वी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि बल्क मॉडुलस वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इफ P इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा V क्या कर रहा है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोगों ने इसको ऐसे ले। अब मुझे बताओ इसकी बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट पास्कल ही होगी या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। क्यों,
क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाती है। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। ये बेटा जब भी मान लो न्यूमेरिकल वगैरह आ रखा है ना, तो हर मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट है, सब वैल्यूज अपनी अपनी, ठीक है ना। तो अभी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक अभी बहुत सिंपल है, और हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम लोग ना ऐसे काई से डिफाइन कर देते हैं। होता किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब है क्या कंप्रेसिबिलिटी? हम लोग ना कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए लेते हैं कि कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ जब हमने प्रेशर पर यूनिट प्रेशर कितना अप्लाई किया। उल्टा है सिंपल उसका। देखो ऊपर क्या था, बल्क मॉडुलस क्या था, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था ना। अब यहाँ पे क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी समझते हो कि बॉडी कितना कंप्रेस करी, उसका वॉल्यूम कितना कम हुआ पर यूनिट प्रेशर जो हम लगा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये बल्क मॉडुलस का क्या है, उल्टा है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढूं तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। एक यूनिट प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू देख लो, ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास इसकी वैल्यू, ये दो फॉर्मूला जो है, एक 1/b और एक ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास ये होगा, ठीक है। क्लियर है?